हेलो एंड वेलकम। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं द कोल्ड वॉर एरा पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या है, कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। बेसिकली कोल्ड वॉर एक टाइम पीरियड था जिसमें वर्ल्ड लगभग दो ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक तरफ कैपिटलिस्ट ग्रुप जिसे अमेरिका लीड कर रहा था, यूएसए लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ग्रुप जिसे यूएसएसआर जो है वो लीड कर रहा था। इस समय एक नए ग्रुप का इमरजेंस भी होगा। वो ग्रुप कौन सा है? वो है नैम। तो हम लोग नैम के बारे में जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि नैम क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग ये देखते हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, इनके ऊपर जो सुपर पावर थे यूएसए एंड यूएसएसआर, वो लोग बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। हमें भी काफी प्रेशराइज किया गया ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए, या तो यूएसए का ग्रुप हम लोग ज्वाइन कर सकते थे या फिर यूएसएसआर का। लेकिन एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये इतना आसान नहीं था। कारण ये है कि इन दोनों ग्रुप के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, कभी भी इनके बीच में वॉर हो सकता था और एज अ रिजल्ट ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए भी काफी ट्रबलसम हो सकता था। क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि वो लोग अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें, ना कि किसी ग्रुप को ज्वाइन करके वॉर में इन्वॉल्व हो। इसके रिजल्ट में हम लोग ये देखेंगे, वर्ल्ड के कुछ लीडर्स आपस में मिलेंगे, जैसे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, हमारे कंट्री के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गैमल अब्देल नसर। ये लोग 1956 में मिलेंगे एक आइडिया के साथ कि एक ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप के जो भी कंट्रीज है वो किसी भी दूसरे जो सुपर पावर का ब्लॉक जो है उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। इस आइडिया को सपोर्ट किया इंडोनेशिया के सुकार्नो ने और घाना के क्वामे निक्रुमा ने। इन लोगों ने भी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे कि 1961 में बेलग्रेड नाम के एक शहर में, बेलग्रेड में एक समिट होगा, एक मीटिंग होगी। ये पहली मीटिंग थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, जो भी कंट्रीज जो में इन्वॉल्व थे उनकी ये पहली कंट्री थी। ये पांचों कंट्री आपस में मिलेंगे बेलग्रेड में और सामने एक आइडिया, एक प्रपोजल रखेंगे। अब वो आइडिया था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। आइडिया ये था कि हम लोग किसी भी कंट्री, किसी भी सुपर पावर के ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि नैम का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था, उसका पहला मीटिंग कौन से प्लेस पे हुआ था। तो आंसर है बेलग्रेड 1961। कौन कौन से इसमें लीडर इन्वॉल्व थे? ये 5 लीडर का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन आता है इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने ये ग्रुप क्यों फॉर्म किया। सबसे पहला, सबसे जो मेजर कॉज है वो तो ये था कि किसी भी सुपर पावर के ब्लॉक को ज्वाइन ना करना और अपने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना। तो हम लोग रीजन समझते हैं कि सबसे पहले तो ये रीजन ये है कि कॉपरेशन अमॉन्ग दिस 5 कंट्रीज। पहले तो उन्होंने ग्रुप ये ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया कि वो लोग आपस में कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के डेवलपमेंट में एक दूसरे का हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही डेवलप्ड कंट्री नहीं थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी। देन ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिया। ये जो कोल्ड वॉर में जो टेंशंस जो इंक्रीज हो रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, उस टेंशंस में अपने आप को इन्वॉल्व ना करना और अपने कंट्री के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना। बिकॉज हम लोग एक चीज देखते हैं कि डीकोलोनाइज होने के बाद कुछ कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी अफ्रीका में, इन्होंने जो है किसी ना किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। कुछ कंट्रीज ने कुछ पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन कर लिया था। इस चीज को देख के वर्ल्ड के ये जो लीडर्स है, हमारे कंट्री के जवाहरलाल नेहरू और जो ये जो लीडर्स जो है नैम के लीडर्स है, ये काफी चिंतित थे। जैसे बाय 1960 16 न्यू अफ्रीकन कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए, यूएन यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए और इन कंट्रीज के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर, ताकि वो लोग इनके ग्रुप को ज्वाइन करें। ये छोटे ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है यूएसए एंड यूएसएसआर के लिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पार्ट 2 में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। द फर्स्ट समिट
was attended by 25 member states। तो पहला जो समिट हुआ इसमें जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तो थे ही, इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी उन्होंने ज्वाइन किया। तो टोटल 25 मेंबर स्टेट ने आके वहां पे ज्वाइन किया। और धीरे धीरे और भी कंट्रीज इस नैम के आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए वो भी ज्वाइन करेंगे। जैसे 2019 में ये जो समिट हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था। वहां टोटल 120 कंट्रीज ने, 120 स्टेट्स ने, यहाँ स्टेट्स का मीनिंग है कंट्री, 120 मेंबर स्टेट्स ने ज्वाइन किया। इसके अलावा 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी। ऑब्जर्वर कंट्रीज मींस ये फॉर्मल मेंबर नहीं होती है लेकिन मीटिंग में पार्ट लेती है। किसी भी ग्रुप की जब मीटिंग होती है, जैसे ये मान लो नैम का मीटिंग अगर हो रहा है तो यहाँ 120 कंट्रीज जो मेंबर है इस ग्रुप के उन्होंने तो पार्ट लिया ही, इसके अलावा 17 अदर कंट्रीज जो मेंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने ग्रुप में डिस्कशन में पार्ट लिया, इन्होंने डिस्कशन में पार्ट लिया। सो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि एज नॉन अलाइंड ग्रू इनटू अ पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट। तो ये काफी पॉपुलर था उस टाइम, स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान। कंट्रीज ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट ज्वाइंड इट। सो अलग अलग कंट्री जहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, सबकी अपनी इंटरेस्ट है, उन सभी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। क्योंकि इन सभी का मानना यह था कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने पे उनका नुकसान हो सकता है, किसी भी सुपर पावर के साथ जाने पे उनका नुकसान हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट उन्होंने नैम को ज्वाइन किया। नाउ सो इस पूरे मूवमेंट को अगर हम लोग ये देखें तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म व्हाट डिड इट रियली स्टैंड्स फॉर। सो नैम का फॉर्मेशन क्यों हुआ, नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर शॉर्ट में अगर ये बताया जाए तो बहुत आसान नहीं है इसे डिफाइन करना कि नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था। इनका जो बेसिक जो एजेंडा था वो ये था कि किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना किया जाए, किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना किया जाए। सो बेसिक एजेंडा इनका ये था। The policy of staying away from alliances should not be considered isolation or neutrality। So यहां जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि नैम के कंट्री वो लोग ये उनका ये कहना था कि हम लोग किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करेंगे। क्या इसका मतलब आइसोलेशन है, क्या इसका मतलब न्यूट्रलिटी है। आइसोलेशन का मतलब जब आप पूरी दुनिया से एकदम कट के रहते हो, वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है आप उस पर कमेंट नहीं करते हो, वर्ल्ड में कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं आपकी उसमें कोई भागीदारी नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन। नॉन अलाइन मूवमेंट ये बिल्कुल भी आइसोलेशन नहीं था। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहे हैं और ये नॉन अलाइन के कंट्री चुप होकर बैठेंगे, बल्कि इनका कहना यह था कि हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट के जो कंट्रीज जो है इनका कहना यह था कि ये लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। अब पार्टिसिपेशन करके ये लोग जो टेंशंस जो है, जो कंट्री जो यूएसए एंड यूएसएसआर के ग्रुप के जो कंट्रीज के बीच में जो टेंशंस है उस टेंशंस को कम करने का कोशिश करेंगे, वहां ये अपना एक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब आइसोलेशन बिल्कुल भी नहीं था। आइसोलेशन जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आइसोलेशन की पॉलिसी यूएस ने फॉलो की थी अपने इंडिपेंडेंस होने के बाद से। 1787 जब अमेरिका में वॉर होगा तो 1787 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट है 1914। सो 1787 से 1914 तक आप अमेरिका के बारे में बहुत कम सुनते हो हिस्ट्री में। कारण क्या है कि उस समय अमेरिका फॉलो कर रहा था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन का मतलब यह है कि वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप सिर्फ अपना कंट्री का इश्यूज को देख रहे हो। वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है वहां पे ना ही आप किसी का साइड लेते हो ना ही कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हो, ये है आइसोलेशन। नॉन अलाइन कंट्री बिल्कुल भी आइसोलेशन को पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही थी। इनका कहना यह था कि हम लोग वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन हम लोग एक्टिव रोल प्ले करेंगे, एक्टिव रोल प्ले करेंगे ताकि जो टेंशंस है, जो वॉर है, इनको खत्म किया जा सके, इनको कम किया जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिड नैम फॉलो द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। सो इसका आंसर नो है। या फिर अगर आपसे यह पूछा जा सकता है कि नैम मूवमेंट एंड आइसोलेशन का पॉलिसी में डिफरेंस क्या है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन विच अमेरिका फॉलोड एंड द पॉलिसी ऑफ नैम विच इंडिया फॉलोड? हमने नैम का पॉलिसी को फॉलो किया, तो डिफरेंस क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं। Okay, so the role in mediating between the two rival alliance इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो नैम अपना रोल कहां प्ले कर रहे थे? वो लोग मीडिएट करवा रहे थे, समझौता करवा रहे थे, जो भी राइवल कंट्रीज थी उनके बीच में समझौता करवा रहे थे। जैसे वियतनाम वॉर के दौरान हम लोगों ने वियतनाम में एक्टिव रोल प्ले, वियतनाम का ये जो सेटलमेंट जो था, टेंशंस को कम करने में हमने एक्टिव रोल प्ले किया। जो कोरियन वॉर है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का जो वॉर था, वहां भी हम लोग एज ए नैम कंट्री हम लोग गए, हम लोगों ने समझौता कराने की कोशिश की। नाउ सो बेसिकली नैम का स्ट्रेंथ कहां लाई करता है? क्वेश्चन ये आता है कि नैम के कंट्री जब समझौता कराने जाएंगे तो बड़े बड़े जो कंट्रीज है, यूएसए, यूएसएसआर, ये एक छोटे से कंट्री, एक छोटे से नैम कंट्री का बात क्यों मानेंगे? तो रीजन यहां लाई करता है बिकॉज स्ट्रेंथ वाज देयर इन ऑन देयर यूनिटी। बिकॉज नैम जब कोई भी स्टेटमेंट रिलीज करता है तो वो सिर्फ नैम का नहीं, वो 120 कंट्री का स्टेटमेंट है, क्योंकि नैम में काफी सारे कंट्रीज थे, लगभग 120 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया 2019 में। सो नैम के जब कंट्री कोई डिसीजन जब लेते हैं तो ये सिर्फ उनका अकेला का डिसीजन नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे नैम का ये जो ग्रुप है उनको। सो नैम का स्ट्रेंथ लाई करता है उनके यूनिटी पे। अब प्लस वो लोग जो है दोनों ही सुपर पावर से बिल्कुल अलग थे, उनके किसी के साथ में नहीं थे। एज अ रिजल्ट ये माना जाता था कि नैम के कंट्री जो है वो ऑनेस्टली जो है किसी भी दो ग्रुप के बीच में समझौता कराएंगे, ये ऑनेस्ट रहेंगे, समझौता कराने के दौरान किसी भी एक ग्रुप का फेवर नहीं करेंगे। सो नॉन अलाइन मूवमेंट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। नेक्स्ट, नॉन अलाइन मूवमेंट ये न्यूट्रलिटी का पॉलिसी भी नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? न्यूट्रलिटी रिफर्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि कहीं पे भी वॉर अगर हो रहा है तो उससे बिल्कुल अलग रहा जाए, उससे बिल्कुल बाहर रहा जाए, वॉर में कोई पार्टिसिपेशन ना हो। The state practicing the neutrality are not required to help the end the war। वो लोग वॉर अगर जो स्टेट जो कंट्री न्यूट्रलिटी का पॉलिसी फॉलो करते हैं उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कहाँ कौन से कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, वो उस वॉर को रोकने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे हैं कि उनको सामने जो वॉर हो रहा है वो उसको देख के अपने आंखें जो है वो बंद कर लेंगे। They do not involve in the war, do not take any position on the morality of the war। so वो बिल्कुल भी जो न्यूट्रलिटी का पॉलिसी को फॉलो करते हैं वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और वॉर का मोरालिटी क्या है? जब कभी दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो हो सकता है कोई एक कंट्री अपने वॉर करने का जो डिसीजन है उसका वो डिसीजन सही हो। सो जो कंट्री पॉलिसी फॉलो करते हैं न्यूट्रलिटी का, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन नॉन अलाइन कंट्री ने, जैसे हमारे कंट्री इंडिया ने वॉर में पार्टिसिपेट किया लेकिन किसी के साइड से नहीं, वॉर को प्रिवेंट करने के लिए पार्टिसिपेट किया, वॉर को रोकने के लिए पार्टिसिपेट किया। सो हमारा इन्वॉल्वमेंट या नैम कंट्री का इन्वॉल्वमेंट किसी सुपर पावर ग्रुप को सहायता करना नहीं था, उनको हेल्प करना नहीं था, बल्कि रीजन ये था कि वॉर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। So try to end the war that has broken out। so ये है नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसने न्यूट्रलिटी का पॉलिसी भी फॉलो नहीं किया। हमारा अगला टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नैम से कुछ सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। यहां जैसे हम लोग देखते हैं, What is the relevance of non-aligned movement after the end of the Cold War? जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है?
नॉन अलाइन मूवमेंट तो इस चीज पे बेस्ड था कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना किया जाए कोल्ड वॉर के टाइम। जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया तो नॉन अलाइन मूवमेंट का रिलेवेंस क्या है, नैम का रिलेवेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप यहां ये बोल सकते हो कि यहां नैम का रिलेवेंस ये है कि नैम अभी भी एक 120 लगभग 120 कंट्रीज का ग्रुप है। इतने सारे कंट्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना आसान नहीं होता है। सो नैम का रोल ये भी है कि ये 120 कंट्री आपस में हेल्प करे, आपस में एक दूसरे का हेल्प करे डेवलपमेंट के लिए, आपस में एक दूसरे को हेल्प करे डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अभी हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। टेररिज्म है, इलिटरेसी है, और भी दूसरे काफी सारे इश्यूज जो हम लोग उसको देख रहे हैं। तो हम लोग उन इश्यूज को अब नैम के प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। सो नैम का रिलेवेंस अभी भी है, ऑल्दो इसका रिलेवेंस काफी कम हुआ है पहले से। नैम का जो वैल्यू जो है ये काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये काफी बड़ा सा ग्रुप है, इसको अभी भी यूज किया जा सकता है कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। और हमारे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं हमेशा छोटी ना छोटी कुछ छोटी बड़ी कन्फ्लिक्ट्स जो है वो होती रहती है। सो उस पे स्टैंड लेने के लिए भी हम लोग नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो नैम ग्रुप है उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, नैम हैज ये 2014 में आया हुआ है, नैम हैज बिकम इररिलेवेंट टुडे। नैम जो है वो अभी के टाइम में कोई काम का नहीं रहा है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? कुछ रीजंस बताओ, 3 रीजंस जो है ये बताओ।